और उसके कुछ समय बाद ही उनको पता चलता है कि उनके जीवन में बहुत थोड़ा समय बचा है। और मिस कॉस्की इस बात पे बहुत दुखी होते हैं कि जब उनका ये कहना था, मतलब कह रहे थे कि जब दुनिया एक नया युग देख रही है, नया समय देख रही है रिलेटिविटी के रूप में, तो जब वो नया युग देख रही है तो मेरा युग, मेरा समय समाप्त हो गया। मुझको लगेगा कि ये देखो मेरा हाथ है, ये फोर्स है, बल का जिसको हिला रहा है, अगर ये लुढ़क रहा है, लुढ़कता जाएगा, उसको पकड़ेंगे नहीं तब तक ये नहीं पकड़ में आएगा, तब तक ये नहीं रुकेगा। आपको दिख रहा है कि बल है जो ये सारा काम कर रहे हैं, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड कर रहा है। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और पिछले लेक्चर में जहां मैंने जो पूरी कहानी बताने की कोशिश की थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, गैलीलियो की रिलेटिविटी की, गैलीलियो के थॉट एक्सपेरिमेंट की, फिर उसके बाद आइंस्टीन ने कैसे उसको यूटिलाइज किया, तो वहां से हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात निकल के आती है। हम यहाँ पर थोड़ी परिभाषा के रूप में पढ़ेंगे कि आपको अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपसे सवाल कैसे पूछते हैं, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड एक्सप्लेन द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस विद एग्जांपल। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले हम जानते हैं और फिर उनके प्रकार के बारे में जानेंगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। तो कहना क्या है, हमें बताना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक तरह कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस जैसे हम लोग मानते हैं कार्टेशियन, वैसा ही होता है। लेकिन अब हम एक्स वाई जेड के साथ एक टाइम को मेजर करने का भी वहां पर बात करेंगे, क्योंकि हमें कोई घटना नापनी, हमें कोई घटना के बारे में देखना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप जहाँ खड़े हो, एक जुगनू यहाँ से जा रहा, अंधेरा है कमरा, एक जुगनू जा रहा है, जुगनू चमका, आपने एक फ्लैश नोट किया, मान लो आपके पास कोई मशीन जिसे आपने कितनी दूर पे चमका आपने नोट कर लिया। फिर जब उसकी चमक बंद हो गई तो अंधेरे में उड़ता हुआ जा रहा है, फिर कहीं जाके चमका, तो फिर आपने उसकी वहाँ पे लोकेशन को आइडेंटिफाई कर लिया। तो पहले यहाँ चमका, एक घटना ये हुई, फिर यहाँ चमका, एक घटना ये हुई, तो ये एक इवेंट हो रहा है। या आप कह लो दो चमक के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप मापना चाहते हो, आपने टाइम भी देख लिया है, किस टाइम पे यहाँ चमका था, किस टाइम पे यहाँ चमका। तो आपको ये भी देखना है कि कहाँ पर वो इवेंट हो रहा है, और आपको ये भी देखना है कि वो इवेंट कब हो रहा है, यानी वेयर भी देखना है, व्हेन भी देखना है। क्योंकि जब आप वेयर और व्हेन यानी जगह कहाँ है और समय क्या है, जब इसकी आप जानकारी लेते जाओगे तो आपको दो चीजें मिल सकती हैं। दो घटनाओं के बीच में दूरी कितनी है, तो आपको दूरी मिल जाएगी डेल्टा एक्स। दो घटनाओं के बीच में समय कितना लगा, आपको मिल जाएगा डेल्टा टी। और आपको मालूम है कि dx बाई dt से वेलोसिटी आती है। तो यानी कि आप इसके डायनामिक्स को समझ सकते हो। अगर इस तरह से बार बार नोट करते रहे तो आप ये भी देख लोगे कि इस वेलोसिटी में भी कितना बदलाव हो रहा है, यानी आप एक्सेलरेशन की बात भी जान सकते हो। तो अगर आपको सच में किसी मूविंग ऑब्जेक्ट या मूविंग मोशन की, मैकेनिक्स की, डायनामिक्स की स्टडी करनी होती है, तो हम एक ऐसे सिस्टम को सोचते हैं, हम ऐसे मैथमेटिकल सिस्टम को सोचते हैं जिसमें एक्स वाई जेड भी नाप सके और टाइम भी नाप सके। इन्हीं सारी चीज़ों का है, ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं, लेकिन इन्हीं कॉमन सेंस की बातों को आइंस्टीन ने और उनसे पहले न्यूटन ने और ज़्यादा अच्छे तरीके से आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समझाया था। और वहीं से हम कुछ परिभाषाएं ले रहे हैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझने के लिए। ठीक है, लिख लेते हैं इनके बारे में। व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहां से हम लिखेंगे अ फ्रेम ऑफ reference is a frame of reference is a coordinate system or set of axes। एक्सेस क्या होता है? आपने वर्ड सुना होगा एक्सिस, आपने वर्ड सुना होगा एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर कहीं पर कई सारी एक्सिस हैं तो हम इनको प्लूरल के फॉर्म में एक्सेस कहते हैं। एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस। सो अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम और सेट ऑफ एक्सिस विथ क्लॉक used to specify the position
used to specify the position, orientation, used to specify the position, orientation and motion of object and motion of object in space and time, in space and time। तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक ऐसा ज्योमेट्री में जो अगर हम ज्योमेट्रिकली किसी चीज़ को समझाना चाहते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करना पड़ता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस असल में हमारी ज्योमेट्रिकल सहायता करने के लिए एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें सेट ऑफ एक्सिस होते हैं और साथ ही साथ एक क्लॉक भी होता है। क्लॉक मतलब एक टाइम नापने का भी बंदोबस्त होता है और जिसकी वजह से हम स्पेसिफाई क्या कर पाते हैं, हम पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ओरिएंटेशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं और इस तरह से हम उनके मोशन को भी, ऑब्जेक्ट के मोशन को भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। और जब हम स्पेसिफाई कर रहे होंगे इसका मतलब है कि हम वो कहाँ हैं, यानी उनकी स्पेस की पोजीशन को समझा रहे होंगे और वो कहाँ हैं, वो किस समय वहाँ पर हैं, यानी कि टाइम की बात को भी समझा रहे होंगे। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह की जानकारियाँ आपको यहाँ पर देनी होती है, स्पेस और टाइम दोनों की, पोजीशन और टाइम दोनों की। तो आगे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इट अलाउज, मतलब इस तरह का अरेंजमेंट क्या होता है, इट अलाउज अस टू स्पेसिफाई, इट अलाउज अस टू स्पेसिफाई वेयर, इसको अंडरलाइन कर दें, इट अलाउज अस टू स्पेसिफाई वेयर एंड व्हेन इवेंट अकर्स। तो इसकी सहायता से हम ये जान पाते हैं कि वेयर मतलब कहाँ, यानी स्पेस की बात हो जाएगी, एंड व्हेन मतलब कब, यानी टाइम की बात हो जाएगी। तो कोई इवेंट मतलब यही, जैसे मैंने बताया जुगनू चमका और आपने देखा, या कोई पटाखा फूटा आपने उसको देखा, या कुछ भी ऐसा, कोई फ्लैश ऑफ लाइट या कोई कुछ भी, एनीथिंग, आप कुछ भी सोचो, एक हिट हुआ, एक किसी ने बोला, ऐसे कुछ ऐसा कुछ हो रहा है अगर, तो ये हमें किसी इवेंट को कहाँ हो रहा है, वेयर, और कब हो रहा है, व्हेन, इसको स्पेसिफाई करने की हमको एक तरह से सहूलियत देता है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट की बात करें, सो द कोऑर्डिनेट एक्सेस, मान लीजिए एक्स वाई जेड, लोकेट द position of event। The coordinate axis x y z locate the position of event in space। ऐसी बात, स्पेस की बात हो रही, इन स्पेस। और the clock क्या करता है, the clock provided the time at which event happens। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि जो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, वो हमें क्या बताते हैं कि घटना कहाँ हुई, इवेंट कहाँ हुआ स्पेस में, और क्लॉक हमें बताती है कि वो घटना कब हुई, व्हेन। तो ये दो वर्ड आपको याद रखने, इनका सेंस याद रखना है कि हमको किस समय के साथ हर चीज़ समझाना है, किस समय पर क्या हो रहा है। क्योंकि समय का बहुत बड़ा इस्तेमाल होता है डायनेमिक्स को समझने में। कोई चीज़ गति कर रही है तो उसकी गतिमान अवस्था समय के साथ बदल रही है, तभी आप उसको बहुत अच्छे तरीके से उसमें न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन और वेलोसिटी लॉ ये सब अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम समझाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो एक कोऑर्डिनेट को अगर बनाना चाहें, सबसे पहले तो हम x मान लीजिए z और y, इस तरह से एक एक्सेस, 3 एक्सेस बना सकते हैं। तो ये जनरल ऑर्थोगोनल, इसे ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ऑर्थोगोनल इसलिए क्योंकि यहाँ पर x z के बीच में 90 डिग्री, x y के बीच में 90 डिग्री, z y के बीच में 90 डिग्री, सभी एक्सेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। इसे म्यूचुअली ऑर्थोगोनल या सिंपली ऑर्थोगोनल सिस्टम कहते हैं। अब इससे तो अगर मान लो कोई पोजीशन है यहाँ पर, तो आप कितना x है ये निकाल लोगे। मान लो 3 डायमेंशन में है, यहाँ है ऑब्जेक्ट, इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, तो आप x निकाल लोगे।
कितना y ये निकालोगे, कितना ऊंचे गए z निकालोगे, तो इसकी पोजीशन x y z से तो पता चल जाएगी। यानी आप इस स्पेस में किसी पॉइंट को x y z से स्पेसिफाई कर सकते हो। लेकिन चूंकि आपको टाइम की भी जानकारी देनी है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर एक छोटी सी घड़ी भी दिखा दोगे, ऐसे कुछ सिंबल बना दो, सिंपल सी घड़ी ऐसे बना दो। तो ये घड़ी का बनाना यहाँ पर ये बता रहा है कि आप एक घड़ी ही ले लो, सिर्फ एक घड़ी से आप उस इवेंट को नाप सकते हो कि इवेंट कब हुआ, मतलब जुगनू एक बार कब चमका, दोबारा कब चमका, इसको आप घड़ी से देख लोगे। और एक्स वाई जेड इन एक्सेस की सहायता से आप पोजीशन को निकाल सकते हो। तो अगर आपने घड़ी लगा दिया है तो इसका मतलब है कि अब आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन को एक्स वाई जेड और टी के साथ नाप रहे हो। तो ये जो एक्स वाई जेड है इसको स्पेस कहते हैं, जो टी है इसको टाइम कहते हैं, और ये जो हमने बनाया है, लिखा है, इसे स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्पेस भी है, टाइम भी है। जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था उससे अलग कैसे है, क्योंकि इसमें हम स्पेस और टाइम दोनों को बात कर रहे हैं। और ये अप्रोच भी एक बहुत अच्छी अप्रोच थी, आइंस्टीन की बहुत ही प्रोफाउंड अप्रोच थी, बहुत गहरी अप्रोच थी, जहां उन्होंने स्पेस टाइम के साथ लेकर के बात की। अल्टीमेटली ये स्पेस टाइम का एक साथ लेना ही आने वाले समय में आपकी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो कि ज़्यादा बेहतर थ्योरी है ग्रेविटी को समझने के लिए, उसकी आधारशिला बनती है। हालांकि आइंस्टीन ने ये सारी बातें 1905 में की थी, और 1908 में उनके जो गुरुजी थे मिन्स्कोव्स्की, तो मिन्स्कोव्स्की जो थे उन्होंने एक ज़्यादा बेहतर मैथमेटिकल थ्योरी इसकी प्रपोज कर दी थी, और आइंस्टीन काफ़ी हैरान हुए थे। हालांकि थे मिन्स्कोव्स्की उनके गुरु ही एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, तो वो उन्होंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है कि मिन्स्कोव्स्की 1908 में ये थ्योरी देते हैं, जिसको कि मिन्स्कोव्स्की स्पेस कहते हैं, और उसके कुछ समय बाद ही उनको पता चलता है कि उनके जीवन में बहुत थोड़ा समय बचा है। और मिन्स्कोव्स्की इस बात पर बहुत दुखी होते हैं कि जब उनका ये कहना था, मतलब दुखी इस बात से कि उनको इस थ्योरी पे काम करने का समय बहुत कम मिल रहा है। वो कह रहे थे कि जब दुनिया एक नया युग देख रही है, नया समय देख रही है रिलेटिविटी के रूप में, क्योंकि वो जान गए थे कि रिलेटिविटी में बहुत ताकत है, बहुत पोटेंशियल है। तो जब वो नया युग देख रही है तो मेरा समय समाप्त हो गया, मुझे ईश्वर ने मेरा डाटा खत्म कर दिया कि अब मैं जा रहा हूँ। अब उस जाते जाते भी उन्होंने जो कर दिया 1908 में, मिन्स्कोव्स्की स्पेस और रिलेटिविटी को मैथमेटिकल थ्योरी बना दी, वो बहुत बेहतरीन थ्योरी है। तो काफ़ी हद तक जो हम ज्योमेट्रिकल रिलेटिविटी पढ़ते हैं उनमें मिन्स्कोव्स्की का भी बहुत बड़ा योगदान है। हालांकि वो हम तो नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, स्पेस टाइम वो सब चीज़ें तो नहीं उस तरह से पढ़ रहे हैं, लेकिन एक मोटी मोटी जानकारी है आप आइंस्टीन के अलावा मिन्स्कोव्स्की की भी यहाँ पर जाननी जरूरी है। तो इस तरह से अगर आपको डायग्राम बनाना होगा इसके बाद, तो आप देख सकते हो, इस तरह डायग्राम बना दो। ये आपका क्लॉक है, ये आपका ओरिजिन है जिसको ओ कहते हैं। समान रूप से इस तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जो इंजीनियरिंग फिजिक्स की टेक्स्ट बुक हैं वो एस नाम देती है। एस इज फॉर द स्टेशनरी, यू कैन से स्टेशनरी। तो एस मतलब होता है कि मान लो ये आपका एक v बराबर 0 यानी जीरो वेलोसिटी का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपली वो जगह का नाम है, मतलब कहाँ आप खड़े हो कह रहे हो। जैसे अगर आप सोचो मैं यहाँ खड़ा हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल आप सोचो, अगर एक आइडिया बनाने के लिए मैं सोचूं, सपोज यहाँ पर हम खड़े हैं, इस जगह पर एक ऑब्जर्वर है, मतलब मैं कुछ देख रहा हूँ, खड़े होकर के देख रहा हूँ कि पटाखे फूट रहे हैं। तो अब आप सोचो कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहीं से ही मेरे से होकर के एक लाइन खींचो इस तरफ एक्स एक्सिस, एक लाइन खींचो इधर जेड एक्सिस, एक लाइन खींचो इधर वाई एक्सिस। अब अगर हम यहाँ से मूव कर रहे हैं तो मेरे साथ साथ ही पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम मूव कर रहा है। इमेजिनरी सोचो, क्योंकि हमें एब्स्ट्रैक्ट तरीके से मैथमेटिक्स डेवलप करनी है, तो आप सोचो। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ खड़े हैं और मेरे हाथ में एक रूलर है, एक स्केल है, उस स्केल से हम कुछ नाप रहे हैं, तो हमने जीरो अपने आप को माना, हमने ओरिजिन माना, और यहाँ से हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं तो 1 है, तो ये हमसे नापा गया है ना, मतलब मैं ही ओरिजिन हूँ, मैं ओरिजिन पे हूँ, मैं जहाँ हूँ वहीं से मैं नाप रहा हूँ कितनी दूरी पे कोई वस्तु है। तो इस तरह से हम हमेशा ऑब्जर्वर के साथ इस तरह से कुछ एक्स वाई जेड एक्सिस को मान सकते हैं बना हुआ। ऑब्जर्वर के हाथ में घड़ी है तो उस घड़ी से वो ऑब्जर्वर ये भी देख सकता है कि जहाँ खड़ा है वहाँ से कितनी दूर से कोई जुगनू उड़ता हुआ चला गया, या वहाँ से कितनी दूर से कोई पटाखा फूटा, या कोई भी इवेंट वहाँ से कितनी दूर पे हुआ है।
तो इसी चीज को यहाँ पर इस तरह से कहा गया है। तो आप हमेशा सोचें जो इसका ओरिजिन है, अब देखो यहाँ जो ओरिजिन ओ बना है इसको आप समझो कि ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर के साथ एक्स वाई जेड, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। यहाँ से हम कह रहे हैं 4 फीट पे ये दीवार है, 6 फीट पे छत है, 8 फीट पे दरवाजा है, या ये जो मोबाइल स्टैंड है ये कितने फीट पे, ऐसे कुछ बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल थिंकिंग यहाँ पर करनी पड़ेगी। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ थोड़ा सा नया है, आप हो सकता है आपको नया लगे ये सब चीज़ें, बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। थोड़ा यूज टू हो जाओगे तो आप समझ जाओगे। सो आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझाने के लिए एक घड़ी और इस तरह से एक्सिस को बना सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में और लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टुगेदर एनी इवेंट, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, टुगेदर एनी इवेंट इज explained as x y z t। ठीक है, अगर हम इसको ना माने तो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात ना माने तो, विदाउट द टाइम कोऑर्डिनेट, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टाइम को हम नहीं मानेंगे तो क्या होगा, विदाउट द टाइम कोऑर्डिनेट वी वुड ओनली नो, हम केवल क्या जानेंगे, कहाँ हुई घटना, वी वुड ओनली नो वेयर, इसको थोड़ा सा कॉमा में कर दे हाईलाइट करने के लिए, वेयर समथिंग अकर्स, हम यही केवल जान पाएंगे कि कोई घटना कहाँ हुई, यानी सिर्फ जगह की जानकारी होगी, समय की जानकारी नहीं है, अगर हमने टाइम को यहाँ पर नापना नहीं शुरू किया। When occurs, where something occurs, but not when it occurs, हम ये नहीं जान पाएंगे, वो ये जान पाएंगे कहाँ हुई, बट ये नहीं जान पाएंगे कि वो कब हुई है घटना। सो दिस आइडिया, अब ये कहाँ कब, कहाँ के साथ कब जानना, यानी कि पोजीशन के साथ टाइम को जानना क्यों जरूरी है, जैसे मैंने शुरू बताया था, आप पोजीशन भी जानते हो, आप टाइम भी जानते हो, तो आप चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम निकाल सकते हो, और ऐसा निकाल करके इनके रेशियो को लेकर के आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। सो दिस आइडिया इज एसेंशियल, मतलब ये पोजीशन की जानकारी यानी वेयर की जानकारी और टाइम की जानकारी मतलब व्हेन की जानकारी, ये एसेंशियल है इफ़ यू रियली वांट टू नो द मोशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब चीज़ें आपको अगर जाननी हो तो ये सब जानना जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस आइडिया, व्हाट आइडिया, कैलकुलेट द पोजीशन अलॉन्ग विद द टाइम। This idea is essential. This idea is essential, परम आवश्यक हो जाता है, essential for explaining motion, velocity, acceleration, etc. This idea is essential for explaining motion, velocity, acceleration, etc. Without frame of reference, motion has no absolute meaning. Motion has no absolute meaning. क्यों? ये बहुत जरूरी चीज हम लिख रहे हैं। Because motion is always defined. Motion is always defined या described relative. Motion is always defined or described relative to something else. Now this is the definition complete हो रही है। यहाँ पर क्या लिखा है मैंने आखिरी के हिस्से में, जिसे आपके सामने अगर हम ले जाएं, कहाँ लिखा है,
Motion has no absolute meaning. Okay, motion has no absolute meaning because motion is always defined relative to something else. मतलब यहाँ पर समझो, आप मान लो किसी ऐसी जगह से जा रहे हो जहाँ सब पेड़ पौधे हैं, रुके हुए हैं, और आप वहाँ पे जा रहे हो, 40 की स्पीड से जा रहे हो. आप तेज चल रहे हो कि धीमे चल रहे हो? मेरा सवाल आपसे क्या है, आप 40 की स्पीड से जा रहे हो, आप तेज चल रहे हो धीमे चल रहे हो, उसका फैसला आप कैसे करोगे? क्योंकि आप तो एक आपके पास एक स्पीड है, तुलना करने के लिए कुछ नहीं है. सपोज आप 40 की स्पीड से जा रहे थे और बगल में आपने किसी साइकिल वाले को चलता देखा जो कि शायद 10-15 की स्पीड चल रहा हो, 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा की मैं बात कर रहा हूँ. तो आप कहोगे अरे हम तो इससे तेज चल रहे हैं. तो 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा एक तेज रफ्तार है. लेकिन उसी समय आपके बगल से एक कार गुजर गई 100 किलोमीटर की स्पीड से उसी रोड से. तो जब आप उसकी तुलना करोगे तो आप उसकी तुलना में धीमे हो. तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या हम गति के बारे में कोई फैसला सिर्फ गति को देख के बता सकते हैं कि धीमी है, तेज है, क्या है? तो जवाब आता है नहीं, ऐसा नहीं बता सकते, क्योंकि मोशन हमेशा रिलेटिव ही होता है. आप किसी की तुलना में ही आप किसी की तुलना में आप गति कर रहे हो, किसी की तुलना में अपनी पोजीशन बदल रहे हो, समय के साथ पोजीशन बदल रहे हो, तभी आपको गति करता हुआ कहा जाएगा. आप सोचो ट्रेडमिल पे हो, अब ट्रेडमिल पे आप चल रहे हो, लगातार चल रहे हो, पर कहीं नहीं जा रहे हो, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. तो वो एक एक्सरसाइज के लिहाज से तो ठीक है, पर वो कैसा मोशन है आपका? अपनी जगह पर ही आप रुके हुए हो, आपका फ्रेम आपकी दीवार से दूरी अभी भी 10 फीट है, यहाँ दूरी, आप लगातार चल रहे हो बट आप कहीं बढ़ नहीं रहे हो, देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. तो ये एक उसी जगह पर किया गया एक एक्सरसाइज है. इट इज नॉट, मतलब ये एक तरह गति नहीं है कि आपकी गति कोई बताए. हाँ, ये है आपके पैर कितनी तेजी से नीचे के प्लेटफॉर्म को ढकेल रहे हैं, उससे आपको मशीन, मोटर, सेंसर ये बता सकते हैं कि आप अगर आप ऐसा चलते सड़क पे तो आपकी गति इतने किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, वो वहां पे बता रहे हैं. तो मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव. अब आप सोचो दुनिया में अब से पेड़ थे, पेड़ रुके हुए थे तो उनकी तुलना में आप तेज दिख रहे थे. लेकिन अगर ब्रह्मांड में हम बात करें तो ब्रह्मांड में कुछ भी रुका हुआ नहीं है. हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें लग रहा है रुके हुए हैं, बट हम पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं. अगर चंद्रमा से देखा जाए तो चंद्रमा बैठा हुआ कोई इंसान ये देख रहा है कि पृथ्वी घूम रही है. पृथ्वी लगातार घूमती जा रही है, 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है. ये वैसा है, आप जैसे ट्रेन बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, प्लेटफॉर्म पे आराम से बैठे हो, सामने एक ट्रेन चलना शुरू कर रही है, तो आपको लग रहा है कि ट्रेन और ट्रेन के अंदर बैठे हुए सारे यात्री चल रहे हैं. या आप ट्रेन के अंदर किसी इंसान को देख रहे हो, वो आपको दिख रहा है चलता हुआ चला जा रहा है. लेकिन ट्रेन के अंदर बैठा हुआ इंसान जब देखता है तो उसके अगल बगल के लोग तो सब रुके हुए हैं. अगर खिड़कियां बंद कर दी जाएं और ट्रेन एक कांस्टेंट स्पीड चले, कोई घटक भटक आवाज ना आए, कोई हलचल ना हो, तो उस व्यक्ति को लगेगा ही नहीं कि वो चल रहा है, क्योंकि उसको अगल बगल तो सब लोग स्थिर दिखाई पड़ रहे हैं. हाँ, जब वो बाहर देखा कि प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग वो पीछे छूटते जा रहे हैं, तब लगेगा हाँ हम गति कर रहे हैं. तो यहाँ पर इस ब्रह्मांड में कुछ भी गति नहीं. हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें लग रहा है कि हम स्थिर हैं, लेकिन अगर चंद्रमा से देखा जाए, चंद्रमा वाला देखेगा कि हम तो पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं. और साथ ही साथ थोड़ा और दूर चले जाओ तो आपको यह भी दिखाई पड़ेगा कि ना केवल पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है, बल्कि सूर्य के चारों तरफ एक ऑर्बिट में चक्कर भी लगा रही है. और सूर्य को और थोड़ा पीछे देखा जाए तो आकाश सौर मंडल से बाहर चले जाएं थोड़ा, तो हम देखेंगे सूर्य भी आकाश गंगा में रोटेट कर रहा है. और पीछे चले जाएं, जूम आउट करें, आकाश गंगा को देखें, तो हम पता चलेंगे कि हम कितनी सारी आकाश गंगाओं का समूह है ब्रह्मांड में, जो भी एक तरह का मोशन कर रहा है. जब हमने मैथमेटिकल थ्योरी देखी तो हमने पाया कि ब्रह्मांड भी स्थिर नहीं है, ब्रह्मांड भी एक्सपैंड कर रहा है. इन आकाश गंगाओं के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही, हब्बल लॉ वहां पे काम कर रहा है. तो देयर इज नथिंग इन द स्टेशनरी स्टेट, नथिंग इन द इज समथिंग जिसकी तुलना, उसको मान करके उसकी तुलना में बाकी सबकी गति देखें. सो एवरीथिंग इज रिलेटिव. और यहीं से आइंस्टीन अपनी बात शुरू करते हैं कि भाई रिलेटिविटी की जो ये पूरी बातचीत है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसकी शुरुआत हुई है, इसमें हम ऐसी कोई स्थिति नहीं पा रहे वाले हैं जहां हम किसी एब्सोल्यूट, मतलब जिसको परम रुका हुआ माने, परम स्टेशनरी स्टेट माने, जो रुका है ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में उस रुकी हुई चीज की तुलना में देखें ब्रह्मांड की गति कितनी घूमने वाली, देखें आकाश गंगा की कितनी गति है फैलने वाली, देखें ब्रह्मांड कितनी तेजी से फैल रहा है, इसकी कोई है. हम ऐसा नहीं पाते हैं और ऐसा नहीं है भी नहीं है.
तो यहीं पे आखिरी की 2.5 लाइनें लिखी हैं कि मोशन हैज नो एब्सोल्यूट मीनिंग बिकॉज मोशन इज ऑलवेज डिफाइंड रिलेटिव टू समवन एल्स। ठीक है, यहाँ तक आपने बातचीत हमारी हो चुकी है। अब एग्जाम्पल के तौर पर ये ट्रैफिक और ये सारी ट्रेन का एग्जाम्पल और ये सारे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमारे सवाल का दूसरा हिस्सा आता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितनी तरह के होते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 तरह के होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे जो इनर्शिया वर्ड आप सुन रहे हो ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आया है। न्यूटन ने अपनी प्रिंसिपिया जो किताब लिखी थी उस किताब में उन्होंने जो पहला लॉ लिखा था वो पहला लॉ यही था इनर्शिया के बारे में, जो ये कहता है अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो गति करती रहेगी और अगर रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक कोई बाहरी बल उस पर न लगाया जाए। और बाहरी बल का काम उसको रोकने वाला, मतलब अगर गति कर रहा है तो उसकी गति को रोकना है या रुका हुआ है तो गति देना है, ऐसा हो। तो वहां पर ये कहते हैं बल कितना लगेगा, मतलब कोई चलती हुई चीज को रोकना है तो क्या दुनिया में जितनी भी चलती हुई चीज उनको बराबर बल से रोक सकते हैं? ऐसा नहीं होता। जैसे एक सोचो, इमेजिन करो एक कहीं बड़ा सा पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, हजारों टन का पत्थर, गोल पत्थर है, लुढ़क रहा है, लुढ़कता हुआ चला जा रहा है और आपको उसको रोकना है। तो आपको रोकने के लिए बहुत सारी ताकत लगानी पड़ेगी, उसको बिल्कुल रोकना चाहते हो तो। वहीं सोचो उतने ही आकार का एक प्लास्टिक का गोला है, वो भी लुढ़क रहा है उसी स्पीड से, तो उसको रोकने में आपको कम बल लगेगा। अब सवाल ये है कि बड़े पत्थर को रोकने में ज्यादा बल लगना और उस बड़े गुब्बारे को रोकने में कम बल लगना क्यों? तो उसका जवाब निकल के आता है उसके मास से। जो बड़ा पत्थर होता है उसका मास ज्यादा होता है और मास ज्यादा होने की वजह से उसको रोकने में हमको ज्यादा बल लगेगा। वहीं दूसरी तरफ उल्टा, अगर वो रुका हुआ है तो उसको धक्का देकर लुढ़काने में हमें ज्यादा ताकत लगेगी। तो आखिर हम हमेशा बड़े पत्थर, भारी पत्थर पे ज्यादा ताकत क्यों लगा पा रहे हैं? तो उसका कारण है इनर्शिया। न्यूटन कहते हैं कि जो मास है उस मास की वजह से उस वस्तु के अंदर एक गुण आ जाता है इनर्शिया का। और इनर्शिया गुण जो होता है, इनर्शिया गुण किसी वस्तु की स्थिति को बनाए रखने वाला गुण है। मतलब अगर किसी वस्तु का मास ज्यादा है तो उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब है अगर वो लुढ़क रहा है तो चाहेगा लुढ़कता ही रहे। उसको अगर रोकना है तो आपको बहुत मतलब ज्यादा बल लगाना, ज्यादा इनर्शिया को रोकने के लिए ज्यादा बल। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसका मास ज्यादा होने की वजह से उसका इनर्शिया ज्यादा है और ज्यादा इनर्शिया उसको स्थिर बनाए रखेगा, उसको रोके रहेगा। और अगर आप उसकी स्थिति को बदलना चाहते हो तो आपको बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ेगा, बाहर से बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तब जाके आप उसको हिला पाओगे, उसको रोल करा पाओगे। ये सारी बातें इनर्शिया के नियम के हिसाब से है। तो वो सारी जगह हैं, वो दुनिया की वो सारी जगह हैं जहां लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड करता है, जहां लॉ ऑफ इनर्शिया वास्तव में काम करता है, उन सारी जगहों को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। यहां पर भी है, अगर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, रुका है तो रुका ही रहेगा जब तक मैं ना हिलाऊं। आपको लगेगा कि ये देखो मेरा हाथ है, ये फोर्स है, बल का जिसको हिला रहा है। अगर ये लुढ़क रहा है, लुढ़कता जाएगा, उसको पकड़ेंगे नहीं तब तक ये नहीं पकड़ में आएगा, तब तक ये नहीं रुकेगा। आपको दिख रहा है कि बल है जो ये सारा काम कर रहे हैं, मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड कर रहा है। कोई ऐसी जगह के बारे में सोचें जहां पर लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड ना करे, लॉ ऑफ इनर्शिया काम ना करे। मतलब कोई वस्तु बिना किसी बाहरी बल के दिखे अपनी पोजीशन को चेंज कर दे। रुकी हुई थी एकदम से लुढ़कना शुरू कर दे, खड़ी थी एकदम से गिर जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई बल दिख भी नहीं रहा है, लेकिन यहाँ काम भी काम हो रहा है। बल गिर रहा है, इसका मतलब कोई बल तो लग रहा है, लेकिन वो बल दिख नहीं रहा है। आपको ऐसा कोई हाथ आता दिख नहीं रहा जो कि इसको खींच रहा है, इसको ढकेल रहा है। तो वो सारी जगह हैं जहां इस तरह के नियम होते हैं, जहां एक काल्पनिक, एक आभासी, एक भूतहा, एक सूडो फोर्स, फिक्शियस फोर्स, काल्पनिक बल, इमेजिनरी तो वर्ड नहीं सही होगा, सूडो और फिक्शियस ज्यादा सही वर्ड होते हैं। तो जहां कोई सूडो फोर्स, कहीं फिक्शियस फोर्स काम करता है, जो कि कर तो रहा है लेकिन कौन लगा रहा है उसका सीधा स्रोत नहीं दिखाई पड़ता, उन सारी जगहों को हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा निकल क्या आई इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जहां लॉ ऑफ इनर्शिया सीधे तौर पर होल्ड करता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जहां लॉ ऑफ इनर्शिया सीधे तौर पे होल्ड नहीं करता
और इसका कारण होता है कि ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक फिक्शियस फोर्स, एक आभासी बल, एक सूडो फोर्स एग्जिस्ट करता है और वो सूडो फोर्स से साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन उसका प्रभाव होता है जिसकी वजह से आपको लगता है कोई वस्तु रुकी है, कोई बल तो लग नहीं रहा, लेकिन वो अचानक चलना शुरू कर देती है। कोई वस्तु चल रही है और अचानक से उसकी गति कम होना, बदलना शुरू हो जाती है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दिस फिक्शियस और सूडो फोर्स। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम नाम देते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस तरह से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हमारे पास दो कैटेगरी बन जाती हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, चलिए इनको करते हैं आगे, समझते हैं कि क्या होते हैं इनर्शियल और क्या होते हैं नॉन इनर्शियल।